अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जीनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से हम आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा लेक्चर 21 है, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, यूनिट नंबर 10। तो आज हमने यूनिट नंबर 10 का जो है पढ़ना है टॉपिक वेव टर्म्स को। तो वेव टर्म क्या चीज़ है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है। तो इसके लिए पेज 145 पे आ जाएं। तो इसका पहला जो टर्म है वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या चीज़ है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि वेवलेंथ क्या है। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ ट्रांसवर्स वेव सम पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव अप टू प्रोड्यूस पीक कॉल्ड थ्रस्ट। कहते हैं कि जब ट्रांसवर्स वेव में मूवमेंट होती है, हरकत होती है, तो उसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, मीडियम का आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस में से कोई भी चीज़ हो सकती है। तो कहते हैं कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो पीक्स प्रोड्यूस करते हैं। पीक्स मतलब कि चोटी यानी कि ऊंचाई तक जो लहरें जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, पीक यानी कि क्रस्ट। ऑन द अदर पार्टिकल्स मूव डाउन टू प्रोड्यूस वैली कॉल्ड ट्रफ। तो जो दूसरी पार्टिकल्स हैं वो क्या पैदा करते हैं, वैली नुमा जो लहरें हैं वो पैदा करती हैं जो नीचे की तरफ होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, ट्रफ। यानी कि जो पीक पे लहरें ऊपर की तरफ जाएंगी वो क्या होंगी, क्रस्ट होंगी, और जो नीचे आएंगी वैली नुमा वो क्या होंगी, ट्रफ होंगी। ठीक है। अब आगे देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो कहते हैं कि जो डिस्टेंस है, जो लगातार क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान फासला है, उस फासले को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव की वेवलेंथ। बात की समझ आई है कि वेवलेंथ क्या चीज है, कि वो फासला जो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान होता है वो ट्रांसवर्स वेव की, अगर क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान है तो वो उनका क्या कहलाएगी, वेवलेंथ। ठीक है, कि जो दो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान फासला होता है उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। Sound energy from a vibrating object force the particles of medium to move back and forth and longitudinal wave is set। तो कहते हैं कि साउंड एनर्जी जो है ये किसी भी जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से आ रही होती है, वो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनको आगे पीछे मूव करती है, और इसका क्या बनता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है वो बनती है। Along the waves region are produced where particles come close to each other। तो जहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के करीब होते हैं तो वहाँ पे ये वेव्स जो हैं वो बनती हैं। These regions are called compression। तो उन रीजन को क्या बोलते हैं, compression। The region where particles move away from each other are called rarefaction। कि वो एरिया या वो जगह जहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं, मीडियम के पार्टिकल्स, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, rarefaction। One compression is separated from the other by a rarefaction। कहते हैं जो कि एक compression है वो कैसे अलग होता है, एक rarefaction से। यानी कि जहाँ पे compression खत्म होता है आगे rarefaction स्टार्ट होता है, तो फिर इस तरह ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग नजर आते हैं। The distance between two compression or rarefaction is called wavelength। यानी कि दो compression और rarefaction के दरमियान जो फासला होता है उसको क्या बोलते हैं, wavelength। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का ये वेवलेंथ होगा। ठीक है, ऊपर हमने ट्रांसवर्स वेव का वेवलेंथ पढ़ा है कि जो दो सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान फासला होगा वो ट्रांसवर्स वेव का होगा, और जो दो कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन के दरमियान फासला होगा वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव का होगा। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ टू सक्सेसिव कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ अ साउंड। यानी कि जो मेन पॉइंट होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने एक रस्सी को लटकाया तो एक जिस सिंक में वो खींची जाएगी वो इसका मेन पॉइंट होगा, उससे ऊपर और नीचे क्या होगा, कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन के दरमियान जो फासला होगा वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव का की वेवलेंथ होगी। ठीक है, अब आगे देखें, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। के साउंड हमेशा किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से ही पैदा होती है, यानी कि जब भी किसी चीज में थरथराहट होती है तो उससे आवाज पैदा होती है। Time taken by a vibrating object to complete one back and forth vibration is called time period। तो ये टाइम पीरियड की डेफिनेशन भी है कि टाइम, वो टाइम जो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, आगे पीछे मूव करने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। यानी कि वो टाइम जो एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को आगे पीछे मूव करने के लिए लगता है उस टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। The vibrating object and the particles of
मीडियम वाइब्रेट विद द सेम टाइम। तो कहते हैं कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है और उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही टाइम में मूव करते हैं या वाइब्रेट करते हैं। टाइम पीरियड इज यूजुअली कैलकुलेटेड इन सेकंड्स। तो ये जो वेव का टाइम पीरियड है उसको सेकंड्स में जो है कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि ये इतनी तेजी से लहरें आगे ट्रांसफर होती हैं तो इनको कैलकुलेट भी सेकंड के हिसाब से ही किया जाता है। ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड द वेव कवर्स डिस्टेंस ऑफ वन वेवलेंथ। इनके एक टाइम पीरियड में वेव जो है एक वेवलेंथ की अपना फासला तय करेगी, यानी कि एक सेकंड में एक वेवलेंथ गुजरती है। तो आगे फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाय पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इन 1 सेकंड। कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन एक मीडियम के अंदर से गुजरेंगी एक सेकंड के अंदर वो क्या कहलाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की समझ आई है? दोबारा सुने कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या है कि जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है एक पॉइंट से गुजरेंगी एक सेकंड के अंदर से वो क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की। फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड इन हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, हर्ट्ज में। हर्ट्ज क्या है, इसकी यूनिट है। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, F = 1/T। ठीक है, यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया। अब आगे अगला टॉपिक है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, ऑडिबल द वर्ड ऑडिबल मीन कैन बी हर्ड। कि वर्ड ऑडिबल जो है इसका मतलब क्या है कि जो सुना जा सके, कि जो सुनने के काबिल हो या जिसको जो सुनाई दे सके वो क्या होता है, ऑडिबल। Audible frequency range is the sound which refer to those frequency of sound waves which human ear can hear। तो audible frequency range क्या है कि आवाज, उस आवाज का हवाला दिया जाता है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी, आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है जिसको इंसान का कान जो है वो सुन सके। तो जितनी आवाज को इंसान का कान सुन सकता है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। दिस रेंज लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो ये जो है रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। यानी कि इंसानी कान जो है ये 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो आवाज है उसकी फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। Other animals may have narrower or wider ranges of audible frequency। तो जो दूसरे जानवर होते हैं उनकी कम या ज्यादा जो है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्जांपल an elephant can hear in the range 17 to 11,000 हर्ट्ज। यानी कि जो एलिफेंट है वो कितनी फ्रीक्वेंसी की रेंज सुन सकता है, 17 से 11,000 हर्ट्ज तक। यानी कि इसकी इंसान से जो है कम है एलिफेंट की। सो इट्स ऑडिबल फ्रीक्वेंसी इज नैरोअर देन दैट ऑफ ह्यूमन। इसकी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो इंसान से कम है। ऑन द अदर हैंड, तो दूसरी तरफ देखें, अ कैट्स हियरिंग रेंज इज वाइडर देन दैट ऑफ ह्यूमन। कि जो कैट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज इंसान से ज्यादा है। कि उसकी कहाँ से स्टार्ट होती है, 55 to 77,000 हर्ट्ज तक। तो इंसान की कहाँ से है, 20 to 20,000 हर्ट्ज तक। तो और नीचे कॉलम भी बना हुआ है, इसको भी आपने देख लेना है। अब आगे देखें, एम्पलीट्यूड पे आ जाएं। तो एम्पलीट्यूड क्या चीज है, द एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसवर्स वेव रेफर टू द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन। एम्पलीट्यूड जो है ट्रांसवर्स वेव का, उसका हवाला किससे दिया जाता है, वर्टिकल डिस्टेंस किसका, बिटवीन मीन पोजीशन एंड क्रस्ट। कि मीन पोजीशन, अब ये अगले पेज पे आए तो ये डायग्राम नजर आ रही है आपको, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो इसमें जो सेंटर वाली ग्रीन लाइन जा रही है ये क्या है, मीन पॉइंट है। और इससे ऊपर जो क्रस्ट बना है, पहाड़ी बनी भी नजर आ रही है ना, तो वो क्या है कि मीन पॉइंट से लेके, यानी कि ग्रीन से लेके ऊपर क्रस्ट के पीक तक जो एरिया है ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। बाकी समझ आ गई है कि मीन पोजीशन से लेके क्रस्ट तक जो फासला होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। और इसको किससे डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं ए से। बाकी समझ आ गई है। तो द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन अ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो कहते हैं कि एम्पलीट्यूड जो वेव का है उसका फर्क किससे है, कि डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से। ठीक है, ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में जितना डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो एम्पलीट्यूड को दोबारा सुने कि वो डिस्टेंस जो मीन पोजीशन से लेके क्रस्ट तक होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो हमने इसमें कितने पॉइंट पढ़े हैं, 4 पॉइंट पढ़े हैं। तो पहला हमने क्या पढ़ा था, वेवलेंथ के बारे में पढ़ा था, फिर हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा है, फिर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा है, और फिर हमने एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों आपने इसमें जितनी भी
डेफिनेशन आई हैं, ये चारों की डेफिनेशन आपने याद भी करनी है। अगर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है तो आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार करना है। ठीक है, तो अच्छी सी तैयारी करनी है। अल्लाह हाफिज़।